नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में आज अपना छठी यूनिट का जो टॉपिक रहेगा वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 यानी 1981 में जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना था, ये प्रभावी तो वैसे होता है आपके 29 मार्च 1981 को। 29 मार्च 1981 को ये प्रभावी हुआ और जिस प्रकार से अपन ने कल जो एक्ट पढ़ा था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसी की तरह ये भी पूरे भारत में लागू है। यानी इसके जो नियम होंगे वो पूरे भारत में मान्य होंगे। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में जो मुख्य चीजें दी गई हैं वो हैं स्टेट बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हालांकि अपने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपन ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में कई ऐसे सेक्शन हैं जिसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों को अधिकार दिए गए हैं कि वो इस संबंध में अगर प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो इस संबंध में वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनको शक्तियां दी गई है। तो यहां अपन पढ़ेंगे इसमें एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसका हिंदी में अगर एक्ट की बात करें तो हिंदी में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 लागू हुआ है 29 मार्च 1981 को। 29 मार्च 1981 को यह लागू हुआ और ये संपूर्ण भारत में लागू है। पूरे भारत में इसके नियम लागू होंगे। इसको भी कई अध्यायों में बांटा गया है और कई अध्याय जो है 6 अध्याय हैं इसके। 6 अध्याय में इसको सेक्शन में बांटा गया है। तो इसमें अपन जो मुख्य मुख्य सेक्शन है उनकी बात करेंगे। बाकी सारा सब कुछ अपने को पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो मेन है इसमें वो अपन इसमें कवर कर लेंगे। पहले अपन बात करते हैं इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं अध्याय 1 में। अध्याय 1 लेसन 1 में परिभाषाएं डेफिनेशन दी गई हैं, यानी इसमें जो वर्ड काम में लिए गए हैं उन वर्ड की परिभाषा डेफिनेशन, उसका मीनिंग क्या होता है वो इसमें दिया गया है। पहला है वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक कल अपन ने जो पढ़ा था उसी प्रकार इसमें भी वायु प्रदूषक के रूप में आपके सब्सटेंस जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, लेकिन इसमें जो वायु प्रदूषक होंगे वो वायु को प्रदूषित करेंगे। ठोस, द्रव या गैस के रूप में प्रदूषक ऐसे कोई सब्सटेंस जिसकी मात्रा लिमिट से ज्यादा हो और वो वातावरण को प्रभावित करे तो उसे वायु प्रदूषक कहेंगे। दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन, यहां पे तो है एयर पोल्यूटेंट, ये तो है एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट और ये है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का इसमें इस एक्ट में ये बताया गया है कि एयर पोल्यूशन का मतलब है वायु में जो प्रदूषण होता है उसी को एयर पोल्यूशन समझा जाए, तो इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। फिर है इसमें अप्रूव्ड अप्लायंसेस। अप्रूव्ड अप्लायंसेस मानक उपकरण। मानक उपकरण इसमें स्टेट बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे इक्विपमेंट, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा
निर्धारित ऐसे उपकरण जो वायु प्रदूषण करते हैं, जिनमें से ऐसे उपकरण जो ज्वलनशील पदार्थ गैस, धूल कण उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे अपन? अप्रूव्ड अप्लायंसेस कहेंगे। ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB के द्वारा अप्रूव निर्धारित किया जाता है। इन्हें अप्रूव्ड अप्लायंसेस कहते हैं। तो इन्हें अपन क्या कहेंगे? अप्रूव्ड अप्लायंसेस कहते हैं। लागू कब हुआ? 29 मार्च 1981 को लागू हुआ। पूरे भारत में लागू है। अध्याय 1 में इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। तो वायु प्रदूषण अप्रूव्ड अप्लायंसेस, और इसमें नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल से पहले है अप्रूव्ड फ्यूल। अप्रूव्ड फ्यूल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्धारित ईंधन जो कि गाड़ियों में डाला जाता है। वर्तमान में BS6 की गाड़ियां जो हैं वो प्रचलन में आ गई हैं। BS6 की अप्रैल 2020 से BS6 मानक की, भारत स्टैंडर्ड 6। इससे पहले चलता था अपने भारत में भारत स्टैंडर्ड 4, अब है भारत स्टैंडर्ड 6। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल ऐसे वाहन होते हैं जिसमें इंटरनल कंजप्शन होता है, यानी उसमें आंतरिक दहन की क्रिया होती है, और जिसके द्वारा वो उस ईंधन से वाहन चलते हैं। वाहन व्हीकल जो इंटरनल कंबंशन द्वारा चलते हैं, या फिर कोई अदर सोर्स हो सकता है एनर्जी का, तो इन्हें क्या बोलेंगे? ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB जो है, इसकी परिभाषा दी गई है आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में जो बोर्ड गठित किया गया है, उस बोर्ड को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। इसका सेक्शन नंबर 3 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गठित किया गया है। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का सेक्शन नंबर 3 जो है, उसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गठित किया गया है, और उसको शक्तियां और उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित इसमें किया गया है। नेक्स्ट है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का सेक्शन नंबर 4 में जो गठित किया गया है, उसे बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसे अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा अगर ऐसा राज्य जिसने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत अगर कोई बोर्ड गठित नहीं किया है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो एयर
ये जो एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत बोर्ड गठित कर सकता है, और इसका सेक्शन नंबर 5 के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का सेक्शन नंबर 5, 1981 का जो सेक्शन नंबर, इसका जो सेक्शन नंबर 5 है, इसके तहत भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया जा सकता है। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसके तहत गठित किया जा सकता है। अब है इसमें अध्याय 2। अध्याय 2 में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गठन, उसके कार्य क्षेत्र और उसकी शक्तियां बताई गई है। अध्याय 2, अध्याय 2 का सेक्शन नंबर 3 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेक्शन 4 में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की का जो गठन है, यानी इसमें इन बोर्डों का गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है कि ये दोनों जो बोर्ड हैं ये वायु प्रदूषण रोकने हेतु कार्य करेंगे, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का कार्य ये दोनों बोर्ड करेंगे। सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो तो केंद्र के तहत, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो राज्य के तहत ऐसी क्रिया करेगा। नेक्स्ट आपके अध्याय 3, अध्याय 3, अध्याय 3 में सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य बताए गए। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य बताए गए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या कार्य होंगे? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्य है वायु की गुणवत्ता निर्धारण करना, वायु की गुणवत्ता का निर्धारण करना। दूसरा है केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना करना, केंद्र सरकार के निर्देश पालन, राज्य सरकार को, राज्य प्रदूषण बोर्ड को निर्देश देना, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तकनीकी सहायता देना, एयर पॉल्यूशन के मानक निर्धारित करना, एयर पॉल्यूशन के मानक निर्धारित करना, इसके अलावा प्रयोगशाला स्थापित करना। ये सारे कार्य सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं। तो वायु की गुणवत्ता निर्धारण करना, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को निर्देश देना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तकनीकी सहायता देना, एयर पॉल्यूशन के मानक निर्धारित करना और प्रयोगशाला स्थापित करना। सेक्शन नंबर 17 जो है इसमें बताया गया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य। इसमें क्या बताए गए हैं? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य बताए गए। तो अध्याय 3 में ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन नंबर 16 और 17। इसी प्रकार अध्याय 2 में ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 में
पावर टू गिव डायरेक्शन के बारे में बताया गया, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास किसी भी ऐसी इकाई जो वायु प्रदूषण करती है उसको दिशा निर्देश दे सकती है या फिर वायु गुणवत्ता के मानक निर्धारित कर सकती है। सेक्शन 18 पावर टू गिव डायरेक्शन, पावर टू गिव डायरेक्शन, यानी इसमें यह बताया गया है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, कोई मानक निर्धारित कर सकते हैं, तो ये इनको पावर यानी शक्तियां दी गई है। इसके अलावा इसी में यह बताया गया है केंद्र सरकार व राज्य सरकार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, ऐसी इनके पास शक्ति है। फिर आप इस अध्याय 4 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में अध्याय 4 में पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। इसमें सेक्शन नंबर 19 जो है, सेक्शन 19 में पावर टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन एरिया, यानी राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह अधिकार है, वो किसी भी क्षेत्र को जहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहां उस एरिया को डिक्लेयर कर सकता है और उस एरिया में नए उद्योग अगर लगने हैं तो उन पर रोक लगा सकता है, ऐसी इसको पावर दी गई है। पावर टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन एरिया, जहां पर ज्यादा प्रदूषण है वहां पर इस संबंध में यह स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो राज्य सरकार को सलाह देती है और राज्य सरकार फिर इस संबंध में गैजेट में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य सरकार को वायु प्रदूषण के संबंध में सलाह देता है और इस सलाह के आधार पर राज्य सरकार गजट में, यानी सरकारी जो पत्र है उसमें दिशा निर्देश जारी करती है। क्या दिशा निर्देश जारी करेगी? दिशा निर्देश में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित कर सकती है। इसके अलावा नए प्रदूषण क्षेत्र जो है उनको निर्धारित कर सकती है, जहां पर पहले से रोक लगाई गई है उसमें अगर वायु प्रदूषण कम हो जाता है तो उन क्षेत्रों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? ये राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें वायु प्रदूषण क्षेत्र निर्धारण, वायु प्रदूषण क्षेत्र निर्धारण, वायु प्रदूषण क्षेत्र में परिवर्तन, और यहीं पर अगर कोई नई इकाई लगनी है तो उसके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर सकती है। साथ में ही नई इकाई लगाने पर रोक,
वायु गुणवत्ता मानक निर्धारण, वाहनों हेतु मानक भी निर्धारित ये कर सकता है। अगर किसी मटेरियल के दहन से जो जो वाहनों में दहन है उसके अलावा कोई ऐसा मटेरियल है जिसके दहन से वायु प्रदूषण होता है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। वाहनों में दहन से प्रदूषण के अलावा अन्य कोई प्रदूषक पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ऐसा कार्य किसकी सलाह पर करेगा? राज्य सरकार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सलाह पर यह कार्य करता है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 20 है। सेक्शन नंबर 20 में राज्य सरकार किसी ऑटोमोबाइल के ईंधन के संबंध में मानक निर्धारित कर सकती है। सेक्शन नंबर 20, पावर टू गिव इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल फ्यूल, यानी वाहनों में दहन योग्य ईंधन हेतु राज्य सरकार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सलाह पर ईंधन के मानक निर्धारित करता है कि किस एरिया में किस मानक के वाहन जो चलेंगे उस पर यह सलाह दे सकता है। लेकिन सलाह ये देगा, लेकिन इस पर रोक कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। सेक्शन नंबर 21 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर रोक। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर नियंत्रण। राज्य सरकार इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 में कोई व्यक्ति या फिर कोई इंडस्ट्री वायु प्रदूषक छोड़ती है तो उसके संबंध में निर्धारित मानक राज्य सरकार निर्धारित करेगी। कोई व्यक्ति या कंपनी या कोई इंडस्ट्री वायु प्रदूषित करती है तो इस संबंध में मानक निर्धारित करना। इसका मतलब यह है कि किस लिमिट तक एयर में वो पोल्यूटेंट छोड़े जा सकते हैं, ऐसा मानक सेक्शन 22 में निर्धारित किया जाएगा। सेक्शन 22A में राज्य सरकार किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण करता है तो उसको रोकने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकता है। राज्य सरकार किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकता है ताकि उसे रोका जा सके। सेक्शन 22A इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 22A। सेक्शन 24 है पावर टू एंट्री, यानी प्रवेश की शक्ति। सेक्शन 24 पावर टू एंट्री, यानी इसमें यह बताया गया है कि इसमें ऐसा स्थल जहां पर प्रदूषण हो रहा है उस स्थल पर जाकर वो वहां पर उसकी एंट्री कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 24 में तो एंट्री का बताया गया है। सेक्शन नंबर 25 में बताया गया है, सेक्शन नंबर 25 में सूचना प्राप्त करने की शक्ति है, पावर टू टेक इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन किससे लेगा? इंफॉर्मेशन उससे लेगा जो प्रदूषण कर रहा है, तो उसके संबंध में वो उससे सूचना ले सकता है। सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 में पावर टू टेक सैंपल, यानी 25 में तो प्रवेश करेगा, 26 में उस संबंध में 24 में प्रवेश करेगा, 25 में उस संबंध में सूचना लेगा और 26 में सैंपल लेने की शक्ति बताई गई है। सेक्शन नंबर 27 लिए गए सैंपल की रिपोर्ट, लिए गए सैंपल की रिपोर्ट लिए गए सैंपल की रिपोर्ट के बारे में सेक्शन 27 में बताया गया है। सेक्शन 28 में है राज्य द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक या एक से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित राज्य में की जा सकती है। सेक्शन 28 राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक या अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती है। स्थापित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। इसके तहत ये सेक्शन 28 के तहत प्रयोगशाला स्थापित कर सकता है। 24 में एंट्री है, 25 में इंफॉर्मेशन है, 26 में सैंपल लेने की है और 27 में आपके सैंपल की रिपोर्ट से संबंधित है। फिर अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 5 में फंड, अकाउंट और ऑडिट के बारे में बताया जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अपने को याद नहीं करना है। फिर है सेक्शन नंबर 6, अध्याय नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेनल्टी और सजा का प्रावधान किया गया है। अध्याय नंबर 6 पेनल्टी एंड पनिशमेंट। अध्याय नंबर 6 इसमें सेक्शन 37 जो है, सेक्शन 37 में यह बताया गया कि सेक्शन 21 और सेक्शन 22 के तहत अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई औद्योगिक इकाई मानकों का पालन नहीं कर सकती है तो उसे 1.5 साल की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 21 व सेक्शन 22 के तहत दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर एक वर्ष और 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है। इस सजा को बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया जा सकता है। बढ़ाकर इसको कितना कर सकते हैं,
6 वर्ष भी कर सकते हैं। लगातार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, 5,000 रुपए का जुर्माना। और ये 5,000 रुपए का जुर्माना कब है? जब व्यक्ति लगातार उल्लंघन करता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपए का जुर्माना उसे देना होगा। फिर सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 में 39 में के अंतर्गत 3 वर्ष की कैद, 3 वर्ष की कैद हो सकती है या फिर 10,000 रुपए जुर्माना। 3 वर्ष की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना कब लगता है? जब व्यक्ति आदेशों की पालना नहीं करता है। जब किसी औद्योगिक इकाई को निर्देश दिए गए हैं उसके बाद भी अगर वो ऐसा कार्य करता है तो सेक्शन 39 के तहत 3 वर्ष की कैद और 10,000 जुर्माना होगा। सेक्शन 37 के तहत अधिकतम सजा जो है वो है 7 वर्ष। अधिकतम सजा कितनी? 7 वर्ष दी जा सकती है। फिर सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 में ऑफेंस बाय कंपनी, अगर कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उसका प्रावधान सेक्शन 40 में और सेक्शन 41 में अगर कोई सरकारी विभाग करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफेंस करता है तो उसके संबंध में सेक्शन 41 में प्रावधान किए गए। सेक्शन 53 जो है, सेक्शन 53 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 53 में सेक्शन 53 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेक्शन नंबर 54 जो है इसमें पावर टू मेक रूल बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। तो ये है आपके एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। बहुत बहुत धन्यवाद।